भारत में नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी कैग के रूप में हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू ने शपथ ग्रहण किया है। 14वें कैग के रूप में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में 10 अगस्त 2020 को कैग के रूप में शपथ ग्रहण किया है। यह शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है तथा इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता समेत तमाम गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर गिरीश चंद्र मुर्मू ने उपराज्यपाल का पद छोड़कर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद क्यों स्वीकार किया और भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग का पद किस तरह से महत्वपूर्ण। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 14वें कैग के रूप में राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण किया। मूल रूप से गुजरात के मयूरभंज जिले के रहने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस हैं। तो आइए हम जानते हैं कि भारत में कैग का पद क्यों महत्वपूर्ण है और आखिर मुर्मू ने उप राज्यपाल का पद त्याग कर या छोड़कर क्यों कैग का पद स्वीकार किया। हम इसे संविधान की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग के स्वतंत्र पद की व्यवस्था है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। कैग लोकवित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का भी नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कैग के पद की विशिष्टता को स्पष्ट करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के रक्षकों में से एक होगा। तो आइए समझते हैं कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है और इनका कार्यकाल, सीएजी का कार्यकाल कितने सालों का होता है। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कार्यभार संभालने से पहले भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भारत ईश्वर की शपथ लेकर भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने, सम्यक प्रकार से तथा श्रद्धापूर्वक अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करने और संविधान और विधियों की मर्यादा को बनाए रखने का शपथ लिया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है। हालांकि अगर सीएजी अपना पद को स्वेच्छा से त्यागना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में वे राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र के द्वारा किसी भी समय अपने कार्यावधि के दौरान पद को त्याग सकते हैं। लेकिन अगर भारत के राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाना चाहें तो उसके लिए संसद द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। जैसे उन्हें पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस को जिस प्रक्रिया के द्वारा संसद पद से हटाती है उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए सीएजी को भी पद से हटाया जा सकता है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत के साथ कैग के दुर्व्यवहार या अयोग्यता के प्रस्ताव पास कर ही पद से हटाया जा सकता है। भारत के संविधान में सीएजी के पद की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे सीएजी के कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसे राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्रवाई के जरिए ही हटाया जा सकता है। यानी कैग का पद राष्ट्रपति के प्लेजर पर निर्भर नहीं करता है, जबकि इसके उलट राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही संभव हो पाता है। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहते हैं तभी तक राज्यपाल पद पर होता है, जबकि
जैसे ही राष्ट्रपति नहीं चाहते हैं तो राज्यपाल को अपनी कुर्सी खोनी पड़ती है, जबकि कैग के मामले में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा उनकी कैग की नियुक्ति तो की जाती है, किंतु पद से हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा विहित की जाती है, जो कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा ही पारित प्रस्ताव, जिसमें कैग के दुर्व्यवहार और अयोग्यता संबंधी प्रस्ताव को पारित कर ही हटाया जा सकता है। इस तरह से राज्यपाल और कैग के कार्यकाल में जॉब सिक्योरिटी की जो बात है उसे आप समझ सकते हैं या आपने समझा होगा। अब आप समझ सकते हैं कि श्री जीसी मुर्मू ने क्यों उपराज्यपाल का पद त्यागा और कैग का पद संभाला। कैग को अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का, ग्रहण नहीं करना पड़ता है, यानी वह रिटायरमेंट के बाद किसी अन्य पद को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कैग को अपने कार्यावधि में वेतन तथा अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती है और यह वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। इस तरह से वेतन भत्ते संबंधित जो प्रावधान है उस मामले में भी कैग को स्वतंत्र किया गया है, ताकि पद की गरिमा जो है बाधा मुक्त कार्यों के निर्वहन में लग सके। इसके अलावे कैग के वेतन, अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन और आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षा से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा ही विहित की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी प्रकार के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिस पर संसद मतदान नहीं कर सकता है। इस तरह से कैग के कार्यालय को बाधा मुक्त और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए तमाम प्रावधान संविधान में किए गए हैं, जिसे आपने अभी देखा। भारत का संविधान के तहत अनुच्छेद 149 में संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामले को व्यवस्थापित करे। इसी से जुड़े मसले में संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्त अधिनियम 1971 को लागू किया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया है, यानी ऑडिट को अकाउंट से अलग करने हेतु अमेंडमेंट किया गया। अब आइए जानते हैं कि भारत के संसद और संविधान द्वारा सीएजी के कार्य और कर्तव्य किस तरह निर्धारित किए गए हैं। सीएजी के कर्तव्यों को अगर हम देखें तो पहला कर्तव्य है कि वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां भी विधानसभा एग्जिस्ट करते हों से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करेगा। वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा पब्लिक अकाउंट्स सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि यानी कंटिजेंसी फंड और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से संबंधित सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। सीएजी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, हानि लेखाओं, बैलेंस शीट तथा सब्सिडरी अकाउंट्स की अकाउंटिंग करता है। वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों, रिसिप्ट और व्यय की लेखा परीक्षा से स्वयं को यह संतुष्ट करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण और उचित अलॉटमेंट पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के नियम और प्रक्रियाएं जो निर्मित की गई हैं उसका पालन किया गया है कि नहीं। इसके अलावे कैग उन सभी बॉडीज और अथॉरिटीज जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है उनकी प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है। इसके अलावे सरकारी कंपनियों और अन्य संबद्ध
नियमों द्वारा जो आवश्यक हो, निगमों और निकायों की भी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा परीक्षण करता है। इसके अलावा कैग राष्ट्रपति और राज्यपाल के निवेदन पर या सिफारिश पर उन सभी प्राधिकरणों के लेखाओं का भी लेखा परीक्षण करता है जिसके लिए उसे कहा जाए। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखते हैं कि स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा के लिए राष्ट्रपति ने सिफारिश की तो कैग उसका लेखा परीक्षा करेगा। वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह भी देता है केंद्र और राज्यों को के जो लेखा हैं उसको किस प्रारूप में रखा जाना चाहिए। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित यानी ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं। यह अनुच्छेद 151 के तहत विहित प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियों के तहत है। इसके अलावा कैग राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है जिसे राज्यपाल अनुच्छेद 151 के तहत विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन भी कैग के द्वारा किया जाता है। शुद्ध आगमों का अर्थ है कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित नहीं हो। इस तरह से कैग संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक यानी पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट के या गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर के रूप में काम करता है। इसके अलावे राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण भी करता है। 1976 तक वह केंद्रीय सरकार यानी भारत सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण का कार्य करता था, लेकिन 76 में केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और मेंटेनेंस के कार्य से मुक्त कर दिया गया है क्योंकि लेखाओं को लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया है। केंद्र सरकार के हर एक विभाग में अब अकाउंटिंग का काम स्वतंत्र रूप से होगा जबकि उसके ऑडिटिंग का काम सीएजी के जिम्मे होगा। सीएजी राष्ट्रपति को 3 तरह की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और तीसरा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन तीनों रिपोर्टों को संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभा पटल पर रखवाते हैं। इसके उपरांत इस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा जांच की जाती है और उसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराया जाता है। विनियोग लेखा मूलतः वास्तविक खर्च की संसद की विनियोग अधिनियम के माध्यम से दी गई स्वीकृति के बीच तुलनात्मक स्थिति को सामने रखता है, जबकि वित्त लेखा वार्षिक प्राप्तियों और केंद्र सरकार की अदायगियों को प्रदर्शित करता है। हालांकि भारत के संविधान में कैग की परिकल्पना नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक के रूप में की गई यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर के रूप में की गई है, लेकिन व्यवहार में कैग केवल महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर की भूमिका का ही निर्वहन कर रहा होता है क्योंकि कैग का भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, जबकि अनेक विभाग कैग के प्राधिकार के बिना ही चेक जारी कर धन की निकासी कर सकते हैं। यानी कैग की भूमिका व्यय होने के बाद केवल ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा के लिए की ही होती है। कुछ सार्वजनिक निगमों यानी पब्लिक कॉर्पोरेशंस के मामले में ऑडिटिंग की भूमिका भी कैग के लिए सीमित तौर के रूप पर देखी जाती है। हम अगर सार्वजनिक निगमों की बात करें तो इन्हें 3 वर्गों में बांट करके इस कैग की भूमिका को यहाँ ऑडिटिंग के मसले पर देखा जा सकता है। अगर हम पहले कोटि के निगमों की बात करें तो कुछ ऐसे निगम हैं, कॉरपोरेशंस हैं जिनमें ऑडिटिंग का काम पूरी तरह से और प्रत्यक्ष तौर पे सीएजी के द्वारा ही किया जाता है, जैसे डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ओएनजीसी और एयर इंडिया एयरलाइंस। यहाँ पर कैग ऑडिटिंग का काम सीधा करता है, जबकि कुछ ऐसे भी कॉरपोरेशंस हैं जहाँ ऑडिटिंग का काम जो प्राइवेट सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किए जाते हैं और इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नियुक्ति सीएजी की सलाह पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। कुछ ऐसे भी निगम हैं
कुछ ऐसे भी कॉरपोरेशंस हैं जहां ऑडिटिंग पूरी तरह प्रोफेशनल और प्राइवेट सीए एंड सीएस के द्वारा की जाती है। इसमें कैग की किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं होती है। अगर हम इसे उदाहरण के तौर पर देखें तो एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई और एफसीआई जैसे निगम में सीएजी के ऑडिटिंग की किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है, यानी यहाँ पर कैग के अधिकार सीमित हैं। आपको तमाम तरह के अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल GSNG के वर्ल्ड से जुड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को भी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कहें, क्योंकि आप न सिर्फ खुद फ़ायदा उठाएं बल्कि अपने दोस्त, महीप और अन्य लोगों को भी फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।